Good morning, my dear students. Myself Saurav Srivastava, and I am going to today teach you history chapter number 2, the rise of nationalism in Europe and the Russian Revolution. Okay, and today I am going to discuss topic name is what changed after October. The name is what changed after October. It means कि अक्टूबर रेवोल्यूशन के बाद या अक्टूबर महीने जब रशियन रेवोल्यूशन चल रहा था तो वहाँ पे क्या क्या चीज़ें ऐसी थी जो चेंज हुई थी, उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो उसे आप कमेंट बॉक्स में या फिर ग्रुप में आप मुझसे पूछेंगे। ओके, सो लेट्स बिगिन द क्लास। लिसन केयरफुली। द बोल्शेविक वेयर टोटली अपोज्ड टू प्राइवेट प्रॉपर्टी। बोल्शेविक गवर्नमेंट जो बनी थी उसने टोटल जितने भी लोगों के पास प्राइवेट प्रॉपर्टी थी उन सबको अपोज कर दिया। इट मीन्स कि सबको खत्म कर दिया। ठीक है। मोस्ट इंडस्ट्री एंड बैंक्स वेयर नेशनलाइज्ड इन नवंबर 1917 तक रसिया में बहुत सारे बैंकों और बहुत सारे जो इंडस्ट्री जो प्राइवेट तरीके से वर्क कर रही थी सबको नेशनलाइज्ड कर दिया गया। नेशनलाइज्ड का मतलब अब वो गवर्नमेंट के हाथ में चली गई। ठीक है। दिस मीन दैट द गवर्नमेंट टुक ओवर ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट सब पर अपना मालिकाना हक ओनरशिप चाहती थी और चाहती थी कि चाहे बैंक हो, रेलवे हो या फिर इंडस्ट्री हो, सब पर उसका अधिकार हो और वही उसके मैनेजमेंट को संभाले, ये वो चाहती थी। ओके। लैंड वॉज डिक्लेयर्ड सोशल प्रॉपर्टी। जितनी भी जमीन थी जमींदारों के पास या छोटे छोटे लोगों के पास सारी जमीनों को सोशल प्रॉपर्टी अनाउंस किया गया। एंड पीजेंट्स वेयर अलाउड टू सीज द लैंड ऑफ द नोबिलिटी। और साथ में जितने भी छोटे छोटे किसान थे अब वो सरकार की जमीन में काम करेंगे, ऐसा लॉ पास किया गया। इन सिटीज बोल्शेविक इन्फोर्स द पार्टीशन ऑफ लार्ज हाउसेस अकॉर्डिंग टू फैमिली रिक्वायरमेंट। शहरों में बोल्शेविक गवर्नमेंट ने जिन एक बिल्डिंग, बहुत बड़े बिल्डिंग में सिर्फ एक लोग दो लोग रहते थे या कुछ लोगों के हाथ में जो बिल्डिंग था, अब उस बिल्डिंग में जितने कमरे थे उतने परिवारों को उन कमरों में एडजस्ट किया गया। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें अच्छी भी हो रही थी। तो दे बैंड द यूज ऑफ द ओल्ड टाइटल्स ऑफ एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी मतलब कि ऐसे टाइटल्स जो एरिस्टोक्रेसी को निरंकुशता कहते हैं। निरंकुशता का मतलब जो गुलामी का अनुभव करा, ऐसे टाइटल्स को क्या किया गया, पूरी तरह से बैन कर दिया गया। टू एजर्ट द चेंज, इन सब चेंजों के बीच, बदलाव के बीच, न्यू यूनिफॉर्म्स वेर डिजाइन्ड फॉर द आर्मी एंड ऑफिसर्स। ठीक है, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हों या फिर आर्मी हो, उनके लिए नए ड्रेस डिजाइन किए गए। ओके, फॉलोइंग अ क्लॉथिंग कंपटीशन ऑर्गेनाइजेशन इन 1918 व्हेन द सोवियत हैड वाज चूजन। जब सोवियत को चूज किया गया तब ये सारी चीजें बदली थी। मतलब रसिया में बहुत सारी चीजें 1970 में बदली। और द बोल्शेविक पार्टी वाज रीनेम्ड द रशियन कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, बोल्शेविक पार्टी का नाम बदल करके 1917 में रशियन कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया गया। ओके, इन नवंबर 1970 द बोल्शेविक कंडक्टेड द इलेक्शंस टू द Constituent Assembly but they failed to gain majority support। नवंबर 1970 में, यानी कि नवंबर के महीने 1917 में नवंबर के महीने में बोल्शेविक गवर्नमेंट ने इलेक्शन कराया। किसके लिए? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए, मतलब असेंबली को बनाने, मतलब संविधान सभा के लिए। बट दे फेल्ड, लेकिन ये सब चीजें करने के बाद वो फिर से पावर में नहीं आ पाई, मतलब उसे मेजोरिटी नहीं मिल पाया। इन जनवरी 1918, जनवरी के महीने 1918 में द असेंबली रिजेक्टेड बोल्शेविक मेजर्स एंड लेनिन डिसमिस्ड द असेंबली। यह है कि असेंबली ने बोल्शेविक गवर्नमेंट द्वारा लगाए गए सारे रूल रेगुलेशन को गलत बताया और साथ में लेनिन ने इन सब असेंबली को क्या किया, डिसमिस कर दिया गया। ही थॉट द ऑल द रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत वाज मोर डेमोक्रेटिक देन एन असेंबली इलेक्टेड इन सर्टेन कंडीशन। उन्होंने यह सोचा कि ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत रशियन कांग्रेस जो थे वाज मोर डेमोक्रेटिक, वो ज्यादा डेमोक्रेटिक थे। किससे? देन एन असेंबली इलेक्टेड इन अनसर्टेन कंडीशन। अगर किसी असेंबली को अनसर्टेन कंडीशन में चूज करके लाया गया है तो उससे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ज्यादा अच्छी होती है, ये उन्होंने सोचा। इन मार्च 1918, मार्च के महीने 1918 में डिस्पाइट अपोजिशन बाय देयर पॉलिटिकल अलाइज,
ऐसे सारे लोग जो पॉलिटिकल अलायंस का मतलब राजनीतिक गठबंधन चाहते थे। पॉलिटिकल अलायंस का मतलब क्या था? राजनीतिक गठबंधन चाहते थे। ओके, अलायंस द बोल्शेविक मेड पीस विथ जर्मनी एट ब्रेस्ट लिटवस्क। बोल्शेविक ग्रुप्स ने जर्मनी के साथ ब्रेस्ट लाइटो पर शांति स्थापित किया। इन द इयर्स दैट फॉलोड द बोल्शेविक बिकेम द ओनली पार्टी टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ द ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत। दिया है कि 1918 में बोल्शेविक ही एक ऐसी पार्टी थी जो पूरे देश में कहीं भी इलेक्शन हो वहां पार्टिसिपेट कर सकती थी और पार्लियामेंट बना सकती थी। रसिया बिकेम अ वन पार्टी स्टेट। अब रसिया वन पार्टी वन स्टेट बन चुका था, मतलब एक देश एक पार्टी बन चुका था। ट्रेड यूनियंस वेर केप्ट अंडर पार्टी कंट्रोल। ट्रेड यूनियंस, जितने भी ट्रेड यूनियंस थे उन सबको पार्टी के अंडर यानी कि पार्टी के नियम कानून के अंदर रखा गया। द सीक्रेट पुलिस कॉल्ड द चेका फर्स्ट एंड लेटर ओजीपीयू एंड एनकेवीडी। सीक्रेट पुलिस को सबसे पहले चेका CHE बोला गया, बाद में उनको OGPU नाम दिया गया, OGPU, और उसके बाद NKVD भी नाम दिया गया। पनिश्ड दोज हुम क्रिटिसाइज द बोल्शेविक। और ये पुलिस उन सबको दंड देती थी, पनिश करती थी जो बोल्शेविक गवर्नमेंट के खिलाफ बात करता था। मेनी यंग राइटर्स एंड आर्टिस्ट रिलाइड टू द पार्टी बिकॉज इट स्टूड फॉर सोशलिज्म एंड फॉर द चेंज। कई सारे यंग राइटर और आर्टिस्ट पार्टी के साथ थे, क्यों? कि पार्टी सोशल चेंज की बात कर रही थी। बट आफ्टर अक्टूबर 1970 यानी कि अक्टूबर 1970 के बाद, ध्यान दीजिएगा, 1970 के बाद दिस लेड टू एक्सपेरिमेंट्स इन द आर्ट्स एंड आर्किटेक्चर। 1970 के बाद आर्ट्स और आर्किटेक्चर के क्षेत्र में रशिया में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया। बट मेनी बिकेम डिजिटलाइजेशन बिकेम बिकॉज ऑफ द सेंसरशिप द पार्टी इनकरेज। अब कोई भी पार्टी अगर रशिया में नहीं बनेगी तो उसे गवर्नमेंट से सेंसरशिप लेनी पड़ेगी। अब देखिए सिविल वॉर क्या क्या था। अब सिविल वॉर के बारे में हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करते हैं कि सिविल वॉर क्या हुआ था। सो लिसन केयरफुली माय डियर चिल्ड्रन। द सिविल वॉर, व्हेन द बोल्शेविक ऑर्डर्ड लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन द रशियन आर्मी बिगन टू ब्रेक अप। जैसे ही बोल्शेविक गवर्नमेंट ने लैंड के रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात की, यानी कि लैंड को फिर से लोगों में बांटा जाए, इसकी बात की, तब रशियन आर्मी के बीच क्या होने लगा? तो रिवोल्ट पैदा होने लगा, मतलब रशियन आर्मी टूटने लगी। मोस्टली पीजेंट्स, जो छोटे किसान थे, विश टू गो होम फॉर द रीडिस्ट्रीब्यूशन एंड डेजर्टेड। वो चाहते थे कि हम भी घर जाएंगे और हमें भी रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड के तहत हमें भी जमीन मिलेगी। नॉन बोल्शेविक सोशलिस्ट लिबरल्स एंड सपोर्टर्स ऑफ ऑटोक्रेसी कंडेम्ड द बोल्शेविक अपराइजिंग। जितने भी नॉन बोल्शेविक ग्रुप के लोग थे वो भी चाहते थे, लिबरल्स भी चाहते थे, ऑटोक्रेसी के सपोर्टर्स भी चाहते थे कि हम लोग भी बोल्शेविक से हमें जमीनें जो मिल रही है उसे हम जा करके ले। ये सारे लोग चाहते थे। ओके देयर लीडर्स मूव्ड टू साउथ रशिया। उनके जो नेता थे वो साउथ रशिया की तरफ जाने लगे। ट्रूप्स का आयोजन किया, ऑर्गेनाइज ट्रूप्स टू फाइट द बोल्शेविक, ताकि वो बोल्शेविक ग्रुप से लड़ सके। ओके ड्यूरिंग 1918 एंड 1919 1918 से लेकर के 1919 के बीच द ग्रीन्स उसको बोला जाता था, दो सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज थे, उनको ग्रीन्स बोला जाता था। एंड द वाइट्स को प्रो सैरिस्ट, मतलब सार निकोलस सार के जो सपोर्टर्स थे उनको व्हाइट बोला जाता था। कंट्रोल्ड मोस्ट ऑफ द रशियन एम्पायर। रशियन एम्पायर के बहुत सारे हिस्से को इन लोगों ने कंट्रोल करके रखा हुआ था। ओके दे वर बैक्ड बाय फ्रेंच अमेरिकन, और उनको बैक से फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटिश और जापानी ट्रूप का सपोर्ट मिल रहा था। ऑल दोज फोर्सेस हु वर वरीड एट द ग्रोथ ऑफ सोशलिज्म इन रशिया। ऐसे सारी चीजें जो रशिया की ग्रोथ से चिंतित थे, वरीड थे, एज दिस ट्रूप्स एंड द बोल्शेविक फॉट अ सिविल वॉर। तब बोल्शेविक और ट्रूप्स के बीच एक सिविल वॉर हुआ, मतलब देश के अंदर ही लड़ाई हुई, लूटपाट हुआ, बैंडिटी एंड फेमाइन बिकेम कॉमन। और उस समय अकाल पड़ना बहुत कॉमन सी बात थी। रशिया की गवर्नमेंट बोल्शेविक को और वहाँ के लोगों को इससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि फेमाइन आना एक आम बात थी। वहाँ पर जो
बच्चों के मरने की रेट थी, लोगों के मरने की रेट थी, वो बढ़ गई थी। क्यों? सिविल वॉर के कारण। ओके, सपोर्टर्स ऑफ द प्राइवेट प्रॉपर्टी एमंग व्हाइट्स took harsh steps with peasants who had seized land. सपोर्टर्स ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी को सपोर्ट करने वाले जितने भी लोग थे उन्होंने व्हाइट्स का साथ दिया। ठीक है, क्यों? क्योंकि छोटे छोटे किसान जमीन के लिए लड़ रहे थे कि बोल्शेविक गवर्नमेंट उन्हें जमीन देगी, इसलिए सपोर्टर्स ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी किसका साथ दिए? व्हाइट्स का साथ दिए। सच एक्शन लेड टू द लॉस ऑफ पावर सपोर्टर्स फॉर द नॉन बोल्शेविक, और कुछ एक्शन उनके खिलाफ लिए गए जो नॉन बोल्शेविक ग्रुप के लोग थे। बाय जनवरी 1920 तक द बोल्शेविक कंट्रोल्ड मोस्ट ऑफ द फॉर्मर रशियन एम्पायर। 1920 तक बोल्शेविक गवर्नमेंट ने रशिया के बहुत बड़े एम्पायर पर कब्जा कर लिया था। दे सक्सीड ड्यू टू कोऑपरेशन विथ नॉन रशियन नेशनलिस्ट। वो ऐसा इसलिए कर पाए कि जो कि नॉन रशियन नेशनलिस्ट थे और मुस्लिम थे, जिन्हें जैदिस्ट बोला जाता था, मुस्लिम जैदिस्ट, कोऑपरेट डिड नॉट वर्क। वो लोग रशियन एम्पायर को सपोर्ट नहीं कर रहे थे एंड फिर से वो लोग बोल्शेविक को सपोर्ट करने लगे। इन खीवा रशिया का एक छोटा सा पार्ट है, खीवा जो सेंट्रल एशिया में है, बोल्शेविक कॉलोनिस्ट ब्रूटली मैस्कर्ड लोकल नेशनलिस्ट इन द नेम ऑफ डिफीटिंग सोशलिज्म। जो लोग भी नॉन बोल्शेविक थे उनको उन्होंने दबाने की कोशिश की। कहां पर? खीवा में। इन दिस सिचुएशन, इस सिचुएशन में मेनी वेर कंफ्यूज्ड अबाउट व्हाट द बोल्शेविक गवर्नमेंट रिप्रेजेंट। इस सिचुएशन में जब समझ में नहीं आ रहा था कि बोल्शेविक गवर्नमेंट क्या कर रही थी, तब लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा था कि बोल्शेविक गवर्नमेंट ठीक कर रही है कि ठीक नहीं कर रही है, आखिर उसे क्या करना चाहिए। ये सारी चीजें सामने आ रही थी और चीजें बदल रही थी। ओके, पार्टी टू रेमेडी दिस, तब पार्टी को ऐसा लगा कि मोस्ट नॉन रशियन नेशनलिस्ट वर गिवन पॉलिटिकल ऑटोनॉमी इन द सोवियत यूनियन। जितने भी रशियन नेशनलिस्ट हैं सबको सोवियत मिला करके ऑटोनॉमी इन द सोवियत यूनियन में शामिल कर लिया जाए, जिसे उस समय पे यूएसएसआर बोला जाता था, आप भी जानते हैं। द स्टेट ऑफ बोल्शेविक क्रिएटेड फॉर्म द रशियन एम्पायर इन दिसंबर 1920, और बोल्शेविक जहां जहां पे शासन करते थे उसके सारे स्टेट्स को मिला करके रशियन एम्पायर बनाया गया। कब? दिसंबर 1922 में। बट सिंस दिस वाज कंबाइंड विथ अनपॉपुलर पॉलिसीज दैट द बोल्शेविक्स फोर्स द लोकल गवर्नमेंट टू फॉलो। तब बोल्शेविक चाहते थे कि जो लोकल गवर्नमेंट हो वो उन्हें फॉलो करे जबरदस्ती। लाइक द हश डिस्करेजमेंट ऑफ नोमैडिज्म attempt to win over different nationalists were only partially successful। वो चाहते थे कि पूरे रशिया में सिर्फ और सिर्फ बोल्शेविक गवर्नमेंट का ही शासन हो और किसी का शासन न हो, तो ये कहीं ना कहीं संभव नहीं था। तो चीजें धीरे धीरे बदलती चली गई। अब देखिए आगे, ओके, ड्यूरिंग द सिविल वॉर, जब सिविल वॉर चल रहा था, बोल्शेविक केप्ट इंडस्ट्रीज एंड बैंक्स नेशनलाइज। तब बोल्शेविक गवर्नमेंट ने बैंक्स और इंडस्ट्री को नेशनलाइज मतलब राष्ट्रीयकरण कर दिया था। दे परमिटेड पीजेंट्स टू कल्टीवेट द लैंड दैट हैड बीन सोशलाइज्ड। जो भी लैंड बोल्शेविक ग्रुप द्वारा किसानों को दिया गया था उनमें उनको खेती करने की इजाजत दी गई। बोल्शेविक यूज्ड कन्फिस्टिकेटेड लैंड टू डिमॉन्स्ट्रेट व्हाट कलेक्टिव वर्क कुड बी। ठीक है, मतलब बोल्शेविक ने लोगों को ये राइट्स दिए कि उनके पास अपनी जमीन हो कि वो अपने जीने खाने के लिए अनाज उस जमीन में पैदा कर सकते हैं और उनको रशियन गवर्नमेंट पर ज्यादा डिपेंड रहना नहीं पड़ेगा। और जो लोग भी अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगार हैं, उनको रोजगार देने के लिए इंडस्ट्री को नेशनलाइज कर दिया। तो कहीं ना कहीं ये चीजें रशिया में बहुत अच्छी हो रही थी। ओके, अ प्रोसेस ऑफ सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग वाज इंट्रोड्यूस्ड, और बोल्शेविक गवर्नमेंट ने एक ऐसा प्लान पेश किया जिससे रशिया की जितनी भी प्रॉब्लम्स थी वो एक सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आ गए कि सबका सॉल्यूशन कौन निकालेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट निकालेगा। जैसे इंडिया में एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, एक स्टेट गवर्नमेंट होती है, लेकिन मेजर प्रॉब्लम्स को कौन सॉल्व करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि मोदी गवर्नमेंट। ठीक है, ओके, हाउ द इकोनॉमी कुड वर्क एंड सेट टारगेट्स, कैसे इकोनॉमी रशिया की वर्क करेगी और अगले 5 साल के लिए वो प्लान पहले से बना के चलते थे। ऑन दिस बेसिस दे मेड 5 ईयर प्लान्स, और इसी बेसिस पे 5 ईयर प्लान्स लाया गया। मतलब इंडिया में जो हर
5 साल के बाद 5 ईयर प्लान्स लॉन्च किए जाते हैं या लॉन्च किए जाते हैं, यानी कि पहले जो योजना आयोग था अब उसे क्या बना दिया गया है, पहले जो प्लानिंग कमीशन था अब उसका नाम बदल करके नीति कमीशन रख दिया गया है। तो ये प्लानिंग कमीशन का जो आइडिया था वो हमारे कंट्री में रसिया से ही आया था और नेहरू जी इसको लाए थे। ओके, और रसिया के पहले 2 5 ईयर प्लान में इंडस्ट्रियल ग्रोथ को ज्यादा से ज्यादा फोकस किया गया। ओके, पहला 5 ईयर प्लान रसिया ने 1927 में लॉन्च किया था जो 1932 तक चला, और दूसरा 5 ईयर प्लान 1933 में लॉन्च किया गया था जो 1938 तक चला। सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग लेड टू द इकोनॉमिक ग्रोथ। सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग के कारण इकोनॉमी रसिया की बहुत तेजी से आगे बढ़ी। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंक्रीज्ड। इंडस्ट्री में जितने भी प्रोडक्ट बनते थे वो अब ज्यादा बनने लगे। कब? 1929 से लेकर के 1933 तक 100% ऑफ द केस ऑफ ऑयल, मतलब ऑयल, कोल और स्टील, इसके लिए रसिया खुद पर पूरी तरह से डिपेंड हो गया था, मतलब उसे दूसरे देश से इन चीजों को मंगाने की जरूरत नहीं थी। ओके, न्यू फैक्ट्री सिटीज केम इनटू बीइंग। नए नए फैक्ट्री सिटीज, मतलब नए नए सिटीज डेवलप होने लगे जहां पर नई नई फैक्ट्री को स्टैब्लिश किया गया, नई नई कंपनी को स्टैब्लिश किया गया ताकि इंडस्ट्रियल ग्रोथ बहुत बड़े लेवल पे रसिया में हो और रसिया पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में एक अलग पहचान बना सके। However, rapid construction led to poor working condition. लेकिन जहां जहां कंस्ट्रक्शन साइट थी वहां पे जो वर्किंग आवर था और लोगों के काम करने की जो कंडीशन थी वो बहुत खराब थी। इन द सिटी ऑफ मैग्नेटोगोर्स्क, सिटी का नाम है मैग्नेटोगोर्स्क, द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ स्टील प्लांट वाज अचीव्ड इन 3 इयर्स। ठीक है, एक स्टील प्लांट इस शहर में था जिसने अपने लक्ष्य को, अपने अचीवमेंट को 3 साल में हासिल किया। वर्कर्स लिव्ड हार्ड लाइफ्स। वर्कर्स जो उसमें काम करते थे उनका जीवन कठिन था, हार्ड लाइफ था। एंड द रिजल्ट वाज 550 स्टॉपेज ऑफ वर्क इन द फर्स्ट ईयर अलोन। और एक साल में टोटल 550 बार ही उनको आराम मिल पाया। इन द लिविंग क्वार्टर्स, जिस क्वार्टर में वो लोग रहते थे, इन द विंटर टाइम, जाड़े के मौसम में, जहां पर टेम्परेचर जो था वो -40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता था। पीपुल हैड टू क्लाइंब डाउन फ्रॉम द 4th फ्लोर एंड डैश अक्रॉस द स्ट्रीट इन ऑर्डर टू गो टू द टॉयलेट। तब लोगों को टॉयलेट जाने के लिए 4th फ्लोर से नीचे उतरकर आना पड़ता था और इसमें कहीं ना कहीं जो मजदूर थे उनकी कंडीशन बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी। एन एक्सटेंडेड स्कूलिंग सिस्टम डेवलप्ड। एक नया स्कूलिंग सिस्टम रशिया में डेवलप किया गया। ठीक है, अरेंजमेंट वेयर मेड फॉर फैक्ट्री वर्कर्स। फैक्ट्री वर्कर्स के लिए नए नए अरेंजमेंट किए गए। पेजेंट्स टू एंटर यूनिवर्सिटी, और जो छोटे किसानों के जो बच्चे थे उन्हें भी या गरीबों को भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का मौका मिला। ठीक है ना। क्रेचेस वेयर एस्टैब्लिश्ड इन फैक्ट्रीज फॉर द चिल्ड्रन ऑफ वुमेन वर्कर। ठीक है, वुमेन वर्कर को जो बच्चे थे अब उन्हें स्कूल जाने की परमिशन थी। चीप पब्लिक हेल्थ केयर वॉज प्रोवाइडेड। सस्ते पब्लिक हेल्थ केयर प्रोवाइड किए गए रसिया में। मॉडर्न लिविंग क्वार्टर्स वेयर सेट अप फॉर वर्कर्स। नए नए अच्छे क्वार्टर्स वर्कर्स के लिए बनाए गए। द इफेक्ट ऑफ ऑल दिस वॉज अनइवन। जो चीजें असंभव थी उसे संभव किया गया और गवर्नमेंट कहीं ना कहीं रिसोर्सेज को लिमिटेड करना चाहती थी। तो आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। ओके, और कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। ओके, तो आज की क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। अगली क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे स्टालिन के बारे में। स्टालिन के बारे में सुना होगा, जो रशिया का रहने वाला था, तो स्टालिन के बारे में डिस्कस करेंगे और साथ में ही डिस्कस करेंगे द ग्लोबल इन्फ्लुएंसेस ऑफ द रशियन रेवोल्यूशन एंड द यूएसएसआर। रशिया रेवोल्यूशन का पूरे विश्व पर क्या प्रभाव पड़ा और यूएसएसआर के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो आज की क्लास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बने रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और स्टे हेल्दी, स्टे बेस्ट एंड स्टे एट होम। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।